Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello everyone, I welcome you on Maheshan IS, and nowadays you are looking at the social media platforms that the greatest ever turmoil which is running in Nepal right now. The insurgency took place when the social media uses banned by the government of the Nepal directly. There are so many apps has been banned by the government just for the sake of not spreading the rumors against the government. नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक, नेपाल में जो हिंसा भड़की हुई है, जो जेन जी जनरेशन है। इसको जी जनरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट जनरेशन है और इस जनरेशन के द्वारा ऐसा पहला टर्मोइल जनरेट किया गया है नेपाल में। दोस्तों, आपको बताऊंगा कि रॉ की रिपोर्ट क्या है नेपाल के ऊपर, बहुत विश्लेषण के साथ, बहुत ध्यान से ये पूरा माजरा समझना। और सब कुछ बढ़ने से पहले आगे एक चीज कह देना चाहता हूं कि नेपाल हमारा भाई है, पड़ोसी ही नहीं है, नेपाल हमारा भाई है। और ऐसी परिस्थिति में हमें नेपाल के जो भी भाई बहन हैं, जो भी वहां के सिटीजन्स हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए। मैं आपको पूरा सिनारियो समझाने वाला हूं कि कैसे यह हिंसा भड़की। क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया बैन का इफेक्ट है या कोई और भी चीज है जिसकी वजह से यह हिंसा भड़की हुई है? गवर्नमेंट ने टोटली बैन क्यों लगा दिया अचानक से? और क्या सिर्फ एप्लीकेशन बैन हो जाने से जनता इतनी भड़क गई है? एक एक चीज पर विचार करते हैं और देखते हैं कि नेपाल की ओली सरकार है, आपको पता है केपी शर्मा ओली वहां के अभी फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर हैं, के खिलाफ जैन जी का विरोध प्रदर्शन। एक हल्का सा बैकग्राउंड आपको सबसे पहले दे देता हूं, उस बैकग्राउंड के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जरा सा आगे बढ़ेंगे। ये केपी शर्मा ओली हैं, इनको देख लीजिए। यहां आप देख सकते हैं स्पार्क ऑफ रिवेलियन, कई सारे युवा विद्रोही यहां रिवेलियन बन गए हैं, यानी विद्रोह पर उतर आए हैं और काफी सारा जान माल का नुकसान हुआ है, यानी शूट एट साइट। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों किसी भी देश में, लाइक इमरजेंसी एंड ऑल दैट। इस टाइप की अगर सिचुएशन बनती है देन यूजुअली गवर्नमेंट कहती है अपने फोर्सेस से किसी से कि शूट एट साइट। अगर ज्यादा लोग एक जगह देखें तो शूट कर दीजिए देखते ही। गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया और सबसे ज्यादा चरम सीमा पर तो बात तब पहुंच गई कि नेपाली जितने भी भाई बहन थे वे जब संसद की तरफ जाने लगे तो उनका जो हुजूम था वो लगभग 8 से 12 हजार लोग संसद की तरफ कूच करने लगे। और जब वो संसद के ऊपर चढ़े तो उन पर फायर कर दिया गया, यानी शूट एट साइट का इस्तेमाल किया गया और उसमें 19 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है। 300 से ज्यादा लोग घायल पड़े हुए हैं। आप देखिए कितनी बड़ी हिंसा भड़क चुकी है। और केपी शर्मा ओली अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। उनकी मीटिंग हुई है, होम मिनिस्टर था उसमें, डिफेंस मिनिस्टर था उसमें, फॉरेन मिनिस्टर था उसमें, केपी शर्मा ओली थे उसमें। और सारी मीटिंग के बाद जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा कहीं ना कहीं यूथ की जो आवाज है, जो इनका प्रोटेस्ट है वो सही दिशा में है, तो मैं इस्तीफा देता हूं। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आपको आगे बताता हूं कि केपी शर्मा ओली ने अभी कोई इस्तीफा नहीं दिया और वो अपने मुद्दे पर अभी भी जमे हुए हैं कि ये लोग गलत हैं और ये लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। इस वजह से मैं आपको पूरा सिनारियो आज समझाने वाला हूं कि कैसे नेपाल का विनाश हो गया। एक हंसते खेलते सत्य सनातनी धर्म को अपनाने वाले नेपाली लोगों का किस तरीके से ये डिसमेंटलिंग हुई, धीरे धीरे ग्रेजुअली वे कैसे पतन की ओर गए, कैसे सरकारों ने उनका फायदा उठाया। दोस्तों, बहुत अच्छे से आप इससे पहले आप समझते हैं कि सिर्फ इसका रीजन जो है नेपाल में जो टर्मोइल जनरेट हो गया है, इस टर्मोइल का, इस ऑक्सोडस का, नेपाल इज फेसिंग अ ग्रेट ऑक्सोडस ऑफ द यंगस्टर्स ऑल्सो। उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बेरोजगारी समस्या चरम पर है, उनके यहां पर महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, वहां फैक्ट्रीज नहीं है, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ठप होता जा रहा है और वहां पर कुछ चंद लोग ही पैसे वाले होते जा रहे हैं। और इन छात्रों का जो रोष है वो अभी आपको समझाऊंगा किस लिए है। ये सिर्फ इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द बैनिंग ऑफ एप्लीकेशन इन नेपाल। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की रिपोर्ट के बारे में बता देता हूं। देखिए जरा ध्यान से एक बार समझना बहुत इत्मीनान से। ये नेपाल है, नेपाल किससे घिरा हुआ है? तिब्बत। अब तो ये चाइना में ही है, मतलब हम मान लेते हैं कि चाइना से और भारत से नेपाल का जो बाउंड्री है वो लगता है, और भारत से तो कोई खतरा किसी को रहता नहीं है कभी भी। अब चाइना से केवल इतना इंफ्लुएंस बढ़ गया है कि इसमें अमेरिका ने थोड़ी सी चाल खेली है। ये दीज आर द रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय द रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के डायरेक्टली चाइना का इतना ज्यादा इंफ्लुएंस हो गया, कर्जा हो गया नेपाल के ऊपर कि नेपाल उसको अपनी टेरिटरी यूज करने के लिए दे सकता है। हां, ये भारत के लिए भी खतरा है, बट फिर भी ये किस वजह से है? इसलिए भारत में इंसर्जेंसी हो, इसलिए ये एक नमूना है। आपने ठीक ऐसी ही तस्वीरें ये प्रोटेस्ट की कुछ दिन पहले बांग्लादेश में भी देखी होंगी।
जब शेख हसीना की सरकार गई थी और दोस्तों मोहम्मद यूनुस सरकार में आ गए थे, ठीक वही हो सकता है केपी ओली शर्मा के खिलाफ भी। और ये इंसर्जेंसी कौन फैलवाता है ये आप समझ चुके होंगे, इनडायरेक्टली समझ जाइए, मैं नाम लूंगा तो ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी उसकी। मैं कहना चाहता हूं नेपाल ये देश है दोस्तों, इससे हमारे भाईचारे वाले संबंध हैं। यहां पर मतलब 2008 से पहले यहां पर राजा शासन हुआ करता था, यानी मोनार्की हुआ करती थी यहां पर। बहुत ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पूरा फिल्म क्लियर हो जाएगी। मोनार्की के दौरान राजा, जैसे राजा ज्ञानेंद्र शाह बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो उन्होंने क्या देखा कि लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो मोनार्की के अगेंस्ट में डेमोक्रेसी के लिए जो भी वहां चल रहा था, तो राजा इतना ज्यादा पोलाइट था, उसने कहा अगर लोगों की ऐसी पसंद है तो डेमोक्रेसी आनी चाहिए, और उन्होंने उसका सपोर्ट किया, छोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों 3 लोग आए, एक देवा, एक केपी शर्मा ओली और एक प्रचंड। 1 2 3, देवा, ओली और प्रचंड। और इन तीनों का कहीं ना कहीं ऐसा समीकरण बन गया कि पिछले 17 से 18 साल में नेपाल में लगभग 12 से 14 बार सरकार बदल गई। अमूमन एक सरकार 5 साल चलती है, लेकिन पिछले 17 से 18 साल में 12 से 14 बार सरकार बदल गई, मतलब नेपाल को गर्त में ले गए। और लगभग इन तीनों का, देववा, केपी शर्मा ओली और प्रचंड, तीनों लोगों का एक तरह से गठबंधन सा बन गया कि घूम फिर के हम ही प्रधानमंत्री बनते रहेंगे और इनका शोषण करते रहेंगे। नेपाल के हर रिसोर्स का इन्होंने गलत फायदा उठाया, और कहीं ना कहीं इनके ही जो रिश्तेदार हैं, मतलब रिलेटिव्स हैं, या इनके ही जो नेपाल में एक चीज ट्रेंड हो रही है, अगर आपने देखी होगी बहुत बुरी तरीके से, मैं आपको एडिटोरियल में भी दिखाऊंगा, नेपो किड्स, यानी जो नेपाल की पॉलिटिकल पावर्स हैं उन्हीं के बच्चे ही सारे प्रिविलेजेस का फायदा उठा रहे हैं, अदरवाइज सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन तीनों ने एक समीकरण बना लिया कि घूम फिर के हम ही आते रहेंगे और शोषण करते रहेंगे। अब ज्ञानेंद्र शाह जी को यह चीज पता चली है, वे दोबारा से इसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, और दोबारा से मोनार्की के लिए लोगों को अब पता चला है कि राजा कितना अच्छा था, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी, फ्लरिश था नेपाल। अब वो मोनार्की की तरफ दोबारा बढ़ सकते हैं, दोबारा से राजा शासन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। केपी शर्मा ओली इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया फोर्सेस को कि बस देखिए और गोली मारिए, कोई भी उपद्रवी दिखता है तो। आप बताना, आपको एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या यह बात आपके समझ में आती है? जितने भी नेपाल से रिलेटेड भाई बहन होंगे वो बहुत ध्यान से अपने नेपाल की स्थिति को समझेंगे। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट है सिर्फ कि एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों के बीच में, लोगों के दिल में, और उस फ्रस्ट्रेशन को वो दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। क्या चीज? एक तो रैम्पेंट करप्शन, लगातार धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है नेपाल के अंदर। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस वजह से? नेपो किड्स की वजह से। प्रिविलेजेस उन्हीं को मिल रहे हैं जो पॉलिटिकल पावर्स में है या जो पैसे वाले हैं, अदरवाइज सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच। अब सोशल मीडिया बैन करके ये और मोहर लगा दी कि फ्री स्पीच नहीं हो सकती, कोई अपने विचार नहीं रख सकता। अब लोग क्या कर रहे थे? कॉन्टिन्यूसली VPN यूज कर रहे थे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम इस साइट को टेक ओवर कर लेते हैं, और दूसरे वाले नेटवर्क से, भले आप नेपाल में हैं बट आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उसकी वजह से आप फैला सकते हैं कोई भी खबर। तो उसकी तरफ से ये चलाते जा रहे हैं पूरा नैरेटिव, और उसकी वजह से उपद्रव बढ़ता चला गया, यानी करप्शन के खिलाफ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के खिलाफ और सप्रेशन ऑफ द फ्री स्पीच के खिलाफ। वो केपी शर्मा ओली को पसंद नहीं आया, और उन्होंने इसको नॉन पॉलिटिकल, यानी नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है ये, और इसको इलीगल करार देते हुए शूट एट साइट के ऑर्डर कर दिए कि इनको जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी हैं, हर आदमी को पकड़ लीजिए या गोली मार दीजिए। टिकटॉक अभी भी चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब बैन है, लेकिन टिकटॉक चल रहा है। टिकटॉक क्यों चल रहा है? क्योंकि चाइना से नजदीकी बहुत ज्यादा है, कर्जा बहुत ज्यादा है, और यह बात यूएस को भी पसंद नहीं आ रही है कि चाइना से इतनी नजदीकी है कि टिकटॉक बंद नहीं हुआ, हमारे सारे एप्लीकेशन बंद कर दिए। बस यही इंसर्जेंसी का वन ऑफ द कारण बना है। नेक्स्ट बढ़ जाता हूं, देखिए, फ्रॉम डिजिटल टू फिजिकल, मतलब उन्होंने ये कहा है काठमांडू में मार्चिंग फ्रॉम मिट्टीघर मंडाला टुवर्ड्स द पार्लियामेंट बिल्डिंग। पहले डिजिटली एक दूसरे को सपोर्ट वो कर रहे थे, फॉरवर्ड कर रहे थे कि चलिए कुछ बोलते हैं कुछ बोलते हैं, उसके बाद फिजिकल इकट्ठे हो गए और पार्लियामेंट की तरफ कूच कर दी। लगभग 8,000 से ज्यादा लोग, 8,000 से 12,000 के बीच में लोग, इंडिपेंडेंट वॉइस इज आवर राइट, हमारा अधिकार है आवाज उठाना, इसके साथ पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया, उसकी बिल्डिंग पर चढ़ भी गए कुछ लोग। क्लैशेस विद अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ क्लैशेस हुआ, शूट एट साइट हुआ, 19 लोगों को गोली लग गई, इनमें एक पत्रकार को भी गोली लगी है। 19 लोग हैज बीन डाइड और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये मतलब जापान अभी बहुत गलत स्थिति से गुजर रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ नॉट ओनली टर्मोइल बट द हैवोक कम्स इन जापान विच वी मे एवर हैव सीन। ठीक है, तो ये आपको देखना है। यानी मलाई बोलते सरकार अपराध हेत,
नेपाली में कुछ लिखा हुआ है, अगर किसी भाई बहन को समझ में आ रहा हो जो नेपाली जानता हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका 100% मुझे उत्तर जरूर देना। ये केपी शर्मा ओली हैं। प्राइम मिनिस्टर ओली ने अभी भी अपना जो शूट एट साइट का ऑर्डर है उसको डिफेंड किया है, और डिफेंड करने के बाद वो कहते हैं किसी भी आदमी की जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी, नेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो उसने प्रोटेस्टर्स को पपेट बोला, यानी दूसरी पार्टी का पपेट बोला है। दूसरी पार्टी फिर पावर में आ जाएगी, फिर ये वो पपेट बोलेगा, फिर ये पावर में आ जाएगा। ऐसा ही चल रहा है इन तीनों लोगों में, और 17-18 साल से ये चल रहा है। नेपाल के लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला। उन्होंने सपना सजोया था डेमोक्रेसी का कि राजाशाही जाएगी तो हमारे जो इश्यूज हैं वो एड्रेस होंगे, बट नथिंग हैज बीन हैपेंड सिंस 16 to 17 ईयर्स। कुछ नहीं हुआ और स्थिति डाउन ही होती चली गई, खराब होती चली गई, और वही यहां पर रिपरकशंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं जनता के द्वारा। आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये केपी शर्मा ओली है। नेक्स्ट में अगर आ जाता हूं तो बॉर्डर इंप्लीकेशंस एंड सपोर्ट। बॉर्डर कंसर्न क्या है आपको पता है दोस्तों, फ्रीडम प्रेस या कुछ भी डिजिटल प्रोग्रेस, मतलब अगर कोई भी चीज होती है तो उसको प्रेस के थ्रू बाहर जाया जाता है ना, वो कर्व है इस टाइम पे। नेपो किड को ट्रेंड कर रहे थे कौन? नेपाली लोग। जितने भी नॉन पॉलिटिकल अलाइन मूवमेंट्स थे वो सभी नेपो किड को ट्रेंड कर रहे थे कि सारे प्रिविलेजेस को कौन ले रहा है? जो इल गॉटन वेल्थ, जो करप्शन से कमाया गया पैसा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से कमाया गया पैसा है, वही लोग सारा फायदा उठा पा रहे हैं। हम जॉबलेस घूम रहे हैं। ए जेंजी रिवॉल्यूशन, इसको जेंजी रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है। करंट इवेंट्स आर बीइंग डबल्ड जेंजी रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेजेंट द पावरफुल जनरेशनल, मतलब जेंजी जनरेशन मतलब जो सबसे ज्यादा डिजिटल मीडिया का यूज करते हैं, नए जमाने के लोग। तो उन्होंने क्या किया, एक रिवॉल्यूशन को डबल कर दिया शेयरिंग के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, एंड दैट इज कॉल्ड जेंजी रिवॉल्यूशन। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपको पता रहनी चाहिए। मेरा आपसे बस यही कहना है कि ऐसी स्थिति में नेपाल के साथ हाथ बांधकर खड़े रहो। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, आपको शुक्रगुजार हो जाना चाहिए भारत की सरकार का कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। देखिए एक चीज दिखा देता हूं आपको, ये आपको और भी थोड़ा शांति देगी, ध्यान से देखना। नेपाल केवल चाइना से और भारत से घिरा हुआ है। भारत इधर पाकिस्तान से, इधर अफगानिस्तान से, इधर नेपाल से, इधर चाइना से, इधर भूटान से, इधर बांग्लादेश से, और नीचे श्रीलंका से। दोस्तों बहुत लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर, अपनी लीडरशिप पर, कि हमको कोई चू भी नहीं कर सकता। थोड़े से दबाव में आकर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कहां के ने? जापान के प्रधानमंत्री ने। मैं अगला एडिटोरियल लेके आ रहा हूं, आप एडिटोरियल देखना मत भूलना, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इशिवा हैज बीन रिजाइंड अंडर द प्रेशर ऑफ यूएस प्रेसिडेंटशिप। प्रेसिडेंट के प्रेशर में आके उन्होंने रिजाइन कर दिया जापान के। अभी जिनसे मिलके आए थे मोदी जी, उन्होंने। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत उस मुकाम पर है, हम उस ओहदे पर खड़े हुए हैं। हमारी दादागिरी इस कदर विश्व के अंदर है कि हमको अमेरिका जैसा विश्व पावर भी अगर आंख दिखाता है तो हमारे पास उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है। जापान के पास नहीं है, हमारे पास उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है और किसी देश के पास नहीं है। तो आपको यह एडिटोरियल मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं कुछ टाइम में। बस आप इतना ध्यान रखना कि हमारी इस समय पे डिप्लोमेसी अपने पीक पर है, जो हमारी कूटनीति है, और उसी का कारण है कि कहीं भी हमारे देश में कोई भी ना तो इंसर्जेंसी करवा सकता है और ना दोस्तों कोई ऐसी टर्मोइल पैदा करवा सकता है। इस समय नेपाल ये टर्मोइल झेल रहा है, हमको उनका साथ देना चाहिए क्योंकि वे हमारे भाई हैं। आपको एडिटोरियल कैसा लगा? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगले एडिटोरियल में।